सबको नमस्ते। मैं समझती हूँ कि मेरे को आशा बहनें, एएनएम बहनें जो एंटीनेटल सर्विसेज में कार्यरत हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पूरी टीम है ना, और भी जहाँ हॉस्पिटल लेवल किसी भी लेवल पे सुरक्षित मातृत्व सेवाएं जो दे रहे हैं, मैं उनको आज एड्रेस कर रही हूँ, है ना। तो हमारा आज 10 तारीख है और कल सुरक्षित मातृत्व दिवस है 11 अप्रैल। तो हम वैसे तो हम पूरा साल प्रतिबद्ध हैं गुणवत्तापूर्ण मातृ सेवाएं देने के लिए, मगर इस दिन हम अच्छे से अपनी प्रतिबद्धता को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, एक दूसरे को याद दिलाते हैं। तो ऐसा करते हुए हमने आज एक शपथ भी लेनी है कि हम हर प्रकार से प्रत्येक माँ और नवजात को सम्मानपूर्वक सेवाएं देंगे, सुरक्षित देंगे और उनके कल्याण में हमेशा कार्यरत रहेंगे। तो इसमें कुछ जो हमने योगदान दिए हैं और हमने जो अपने एफ़र्ट्स किए हैं, उनको मैं आज आई एम सो हैप्पी कि मैं आज सामने प्रत्यक्ष कर पा रही हूँ, है ना। ये हमने लास्ट ईयर सेफ मदरहुड डे पे इसको हमने सबको दिया था कि हमारे एएनएम्स आशाज के लिए ये एक चेकलिस्ट टाइप एक रेडी रेकनर बन जाए कि हम जब भी एंटीनेटल सर्विसेज दे रहे हैं तो हम ये देखें कि वो कितने हफ्ते हो गई है, उस हफ्ते पे उसको क्या क्या कर लेना है ना। कई बार हम भूल जाते हैं टेस्ट करवाना, कोई टेस्ट को भूल गए तो वो डिटेक्ट करना, उसमें अगर कोई कमी है टेस्ट में तो वो रह जाता है। तो इसमें किस हफ्ते में हमें क्या करना है ये हमारी एएनएम्स को याद दिलाता है ये, और वो बड़े अच्छे से यूज़ करने लगी है। फिर कौन सा टेस्ट कब कब करना है ना, तो इसी बात को, इसी कान को हम दूसरे तरफ से जब हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर कि वो इतने हफ्ते है तो क्या क्या करना है ना। हमारे पास आइए मान लो 28 हफ्ते पे तो क्या क्या करना है ना, यहाँ पे आ जाता है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है कि हम बर्थ प्लानिंग इस समय कर लें, हम हीमोग्लोबिन दोबारा कर लें, है ना, ये 3rd विजिट है, इस पर हम देख भी लें, और अल्ट्रासाउंड हो गया, रिपोर्ट देख लें, और फिर हमने कौन सा टास्क कब कब करना है। जैसे बीपी हर बार करना है, ग्लूकोज 2 बार करना है, HV 4 बार करना है ना, वज़न हर बार लेना है, ऐसे करके ये कौन सा टास्क कब करना है। तो इससे हमने बहुत कुछ सीखा और हमने महिलाओं को अच्छे से देखने की आदत डाली, कुछ मिस करने की आदत हटाई, है ना। तो इसी एफ़र्ट को जारी रखते हुए देखो ये अब हमने बड़ा सा एंटीनेटल कार्ड बनाया है। तो ये क्यों बनाया है ना, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो हमारा छोटा कार्ड था उसमें बहुत, एक तो लिखने की जगह कम थी, बहुत लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर सोचते थे ये छोटा कार्ड है, डिस्पेंसरी का है, अस्पताल का बड़ा कार्ड है। डिस्पेंसरी जाते थे तो एक कार्ड ले जाते थे, अस्पताल जाते थे तो दूसरा कार्ड ले जाते थे, तो और वो आपस में सिंक ही नहीं हो पाती थी। इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे फाइंडिंग्स हैं, है ना। अगर वो 18 हफ्ते डिस्पेंसरी में अप्रैल में थी और 18 ही हफ्ते वहाँ थी तो उनको दिखता ही नहीं है कि ये 4 हफ्ते पहले भी 18 ही थी, है ना, इतना ही हाइट था। तो ये इसको एक सिंगल यूनिफॉर्म एमसीपी कार्ड, ये हमने बोला है प्राइवेट में भी यही यूज़ हो जाए। तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो एक ये कार्ड उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रिकॉर्ड बन जाए हमेशा के लिए, पूरे 9 महीने के लिए और पोस्टनेटली भी। तो उसके लिए हमने ये कार्ड बनाया। देखो इसमें सारी जानकारी है ना, जो हमको, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे उसके आईडीज़ हैं, वो सारा जो नए आजकल आभा आईडी भी है वो भी हमने डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद देखो पहले पृष्ठ पर ही यहाँ पर दिख रहा है कि वो हाई रिस्क है कि नहीं है ना। हाई रिस्क हम कहते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मातृ मृत्यु दर कम करना है, अगर हमें सुरक्षित मातृत्व करना है, तो अगर उसमें एक हाई रिस्क फैक्टर शुरू में ही है, जैसे वो प्रीवियस सिजेरियन है, तो हम यहाँ लिख देंगे, है ना, और एक लाल बिंदी लगा देंगे या लाल गोला लगा देंगे या कुछ भी ऐसा निशान लगा देंगे, उसको पता लग जाएगा कि मैं थोड़े से खतरे में हूँ। उसके बाद मान लो उसका 6ठे महीने में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे और एक और बिंदी लगा देंगे। तो ये करने से जो कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं वो नहीं होंगी, है ना। और जब भी अलर्ट चाहिए उनको स्पेशलिस्ट को, तो वो अलर्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है हमारा कि कहाँ पर उसका बैंक अकाउंट है, क्या उसका खाता नंबर है, क्योंकि कई स्कीम्स हैं जिसमें ये ऑलरेडी होएगा। तो आजकल जो स्पर्श आ गया है, स्पर्श के थ्रू डायरेक्टली हम पैसा भेज सकते हैं। ये नहीं कि जब उसको बच्चा हो जाएगा तो 600 रुपये JSY के देने के लिए हम उसके कागजात मंगाएंगे, ऐसा नहीं, यहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये पहला पृष्ठ ये हो गया।
अगला हम देख रहे हैं कि उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक कुछ तो नहीं है। ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई पिछला विवरण, को पीछे से कोई बीमारी है, ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटी है ना। फिर उसका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है, पहला गिर गया, दूसरा सिजेरियन हो गया, तीसरा उसका सारा ये, क्योंकि ये सब भी बताता है कि वो हाई रिस्क में फॉल तो नहीं करती है ना। मान लो शादी के 10 साल बाद बच्चा ठहर रहा है या असिस्टेड रिप्रोडक्शन से ठहर रहा है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और अगर वो पहले सिजेरियन हुआ है तो यहाँ पे जगह भी है थोड़ी अच्छे से लिखने की कि क्यों हुआ है ना। दोबारा होगा कि दोबारा चांस है कि वजाइनल हो जाए, ऐसा भी सोचने में, बर्थ प्लान बनाने में आसानी होती है। उसके बाद आप देखो कि कोई हाई रिस्क फैक्टर पहले था तो, क्योंकि कई बार वो रेकर होता है ना, जैसे जीडीएम था, बीच में वो ठीक हो गई, फिर अगली प्रेगनेंसी में फिर से जीडीएम का खतरा रहता है ना, मधुमेह का। उसके बाद देखो ये हम बहुत बार होता है कि आयरन की गोली हम पूरी 180 नहीं दे पाते हैं, या हम देते हैं तो वो खाती नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखो तिथि लिखते हैं और मात्रा लिखते हैं। तो ये कोई भी एएनएम है, लास्ट टाइम अलग एएनएम थी, अगली बार अलग एएनएम है, अस्पताल में जा रही है तो अलग इशू हो रहा है, तो कम से कम एक कंटिन्यूटी सिस्टम की रहती है। ये नहीं कि यहाँ से भी 60 लेके फेंक दी, यहाँ से भी 60 लेके फेंक दी, तो ये कंप्लायंस का भी ध्यान आएगा इसमें। इसी प्रकार से कैल्शियम भी ज़रूर खाना है, तो वो भी, फिर टीडी का टीका जो लगना है उसका भी अच्छे से लेखा जोखा है इसमें, है ना। अगर बूस्टर देना है तो उसकी क्या है, फिर एल्बेंडाजोल वो नहीं भूल जाए, है ना, सामने ही खिला दो, उसकी डेट डाल दो। तो या तो किसी को 2 बार एल्बेंडाजोल मिल जाएगी, किसी को 1 बार भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर डेट डल जाएगी तो वो जहाँ भी जाएगी, तो अगर मैं अस्पताल में बैठी हूँ मुझे तसल्ली हो जाएगी, हाँ डिस्पेंसरी में ये एल्बेंडाजोल खा चुकी है। और फिर हमने यहाँ पे देखो निर्देश दिए हैं कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसको अच्छे से भरें, अच्छी राइटिंग में भरें, है ना, प्रत्येक खाने को भरें, और जो भी रिकॉर्ड आरसीएच पोर्टल में या कहीं पर रेप्लिकेट करना है वो भी कर लेंगे। फिर गर्भवती के लिए क्या निर्देश है कि इसको संभाल के रखें, जहाँ भी जाएं इसको साथ लेके जाएं। और संलग्न पुस्तिका, है ना, ये देखो हमने साथ में सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका लगा दी है, जिसमें बताया जाता है कि टाइम पे पंजीकरण कराओ, इतनी बार दिखाने जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, अपना बर्थ प्लान डिसाइड कर लो, टीका लगाओ, ये टेस्ट कराओ, ये खाओ, ये आराम करो, है ना। एक एक चीज़ वो पढ़ सकती है कि मैं कैसे अपना ध्यान रखूं, है ना। और उसके परिवार वाले भी जब पढ़ेंगे तो वो उनको समझ में आएगा कि हाँ इसको आराम की ज़रूरत है, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए क्या डेंजर साइंस है ना। देखो इलस्ट्रेटिव जब हम दिखा देते हैं ना, नहीं तो कई बार लगता है पैरों में सूजन होती है गर्भावस्था में, मगर ऐसे नहीं है ना। ये सब जो है ऐसे में आपको जाना है दिखाने, है ना, ये संकेत है कि ये डेंजर कहीं होने वाला है। उसके बाद प्रसव पश्चात देखभाल भी है इसमें, परिवार नियोजन भी है, क्योंकि हमें स्पेसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। स्तनपान बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, माँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी। और टीकों की जानकारी दे दी गई है ताकि वो अपना कम से कम देख ले कि मेरे को ये लग जाए वो लग जाए, है ना। और अगर परिवार नियोजन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो, और सारी स्कीम्स के बारे में भी इसमें लिखा गया है ना, तो उसको मालूम है अपने एंटाइटलमेंट्स के बारे में, वो कैसे अपने उनको यूज़ कर सकती है। और सबसे बड़ी बात जो योग है, आजकल हमने वीडियोस भी बनाए हैं इसके, प्राणायाम और योग से जो प्रसव है वो आसान होता है, जो मसल्स होती हैं वो ठीक अच्छे रहती हैं पेल्विस की। तो ये सारा भी इसमें दिया गया है किस प्रकार करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव करना है। तो जब इतना बड़ा हमने लगा दिया तो घरेलू प्रसव करना नहीं है। अगर घरेलू प्रसव होता है तो वो आशा की भी जिम्मेवारी है, परिवार वालों की भी जिम्मेवारी है। उस घरेलू प्रसव में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे को कुछ हो जाता है, तो वो सब उनकी जिम्मेवारी है ना। तो ये सबको दिख रहा है कि घरेलू प्रसव नहीं कराना, माँ को खुद भी दिख रहा है। तो ऐसे हमने बताया कि माँ की जानकारी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमने किलकारी, उसको भी किलकारी कॉल्स भी बोलते हैं, उसके बारे में भी लिखा है। अब ये जो रिकॉर्ड है ना, ये हमने काफ़ी जगह दे दी है। हम बीएमआई आजकल ना, अगर हमारा मोटापे की तरफ है शरीर तो भी प्रेगनेंसी खतरे की है, और बहुत पतला दुबला शरीर है तो भी खतरा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आजकल टीबी के लक्षण हर बार पूछना जरूरी है, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया है। तो एएनएम भूलेगी नहीं पूछना, अगर आ जाता है लक्षण तो उसका फिर आगे उसको एस्केलेट करना है ना, हाई रिस्क बना के। फिर इसी प्रकार रक्तचाप हर बार करना है। फिर अनीमिया का ये कलर कोड कर दिया है, तो इसमें उसको समझ में आएगा कि मेरा 11 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम है तो मैं पीला है, बहुत ही कम है तो सफ़ेद है। इसमें तो हमें भागना ही है ना, इसमें तो खून चढ़ेगा, इसमें इंजेक्शन से भी मैं ठीक हो सकती हूँ, इसमें गोली मुझे डबल खानी है, और मुझे 11 से ऊपर करना ही है अगर मुझे सेफ रहना है ना। तो ये सब करते हुए, और ये भ्रूण बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसका देखो
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ना, स्कूल में जैसे हम करते थे ना कि इतने साल के हो गए तो इतना वजन हो गया, इसी प्रकार इतने साल के हो गए तो पेट की लंबाई इतनी हो गई। तो ये अगर हमें दिखेगा तो इसमें हम बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है तो भी हमें कर लेंगे। लो बर्थ वेट बच्चे जैसे आजकल हमारे इतने ज़्यादा होते हैं वो भी पता चल जाएगा। ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, ज़्यादा पेट ऊपर जा रहा है जैसे जुड़वा बच्चों में होता है तो भी पता चलेगा, या सही सही चल रहा था गिर रहा है तो बच्चा ख़त्म तो नहीं हो गया। स्टिल बर्थ्स कम हो जाएंगे अगर हम वो जैसे ही कम होने लगा पकड़ लेंगे तो आगे ये नौबत नहीं आएगी कि भ्रूण खत्म ही हो जा रहा है ना। तो ये बहुत, ये जैसे अर्ली वार्निंग साइन होता है ना कि हमने जल्दी पकड़ लिया, नहीं तो सीधा यहाँ पता चलता है। और अगर हमें लगता है कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, धीरे ग्रोथ हो रही है तो जल्दी जल्दी भी बुला सकते हैं ना। वैसे कम से कम 4 बार 8-10 बार हमें देखना होता है, खासकर हाई रिस्क वालों को। तो इसमें PMSMA की एक्स्ट्रा वो भी आ गई। देखो अल्ट्रासाउंड पहली तिमाही में अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ अच्छे से लिख लें उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है। दूसरी में तो हम करते ही हैं, JSSK के अंडर भी करते हैं कि बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, और फिर उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। कभी कभी हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डॉपलर कराते हैं बच्चों का बायोफिजिकल स्कोर, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये पोस्ट नेटल, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पोस्ट नेटल भी उसका ध्यान रखें, हर चीज़ का इंक्लूडिंग उसके रेस्ट का, उसके डेंजर सिम्टम्स का, है ना। जाके आशा अगर देख रही है तो उसको पता तो होना चाहिए ना। हम कहते हैं अगर 45 दिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताओ, है ना, क्योंकि 40% महिलाएं प्रसव के बाद भी मृत्यु हो जाती है उनकी। तो वो भी यहाँ पर कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को बता दे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है नहीं हो रही है तो ये सारा भी देखना है। और अनीमिया का हमें याद रखना है, गर्भावस्था में हम कहते हैं 11 से ऊपर होना चाहिए, मगर जब बच्चा हो गया तो 12 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो खून पतला होता है प्रेगनेंसी में वो वापस से ठीक हो जा रहा है। तो 12 से ऊपर होना चाहिए, तो 12 से कम है तो 2 गोली हम खिलाएंगे, तो उसका भी हम रिकॉर्ड अच्छे से रख सकते हैं। और शिशु की ये जो हम HBNC बोलते हैं ना, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ये चाहे आशा कर रही है चाहे वो बीच बीच में सेंटर पे जा रही है, तो ये पोस्ट नेटल तक हमने सेफ कर दिया है ना। हम आशा को भी बोलते हैं ना, अगर तुमने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की 3 विजिट्स करा दी और माँ और बच्चा 42 दिन पे सेफ है तो हम उसको आप लोगों को इंसेंटिवाइज भी करते हैं। तो वैसे ही भी खुशी मिलती है कि हमने सुरक्षित एक प्रसव करवा दिया, और वैसे भी आप लोगों को हम इंसेंटिवाइज भी करते हैं। इसका मतलब यही है कि हमें शुरू से लेके आखिर तक ध्यान रखना है। तो इस कान का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, उसको ध्यान से लेके जाएं, है ना, सारा कुछ इसको अच्छे से करें। तो एक प्रयास जो हम कर रहे हैं उसको सफल करें सब मिलकर, है ना। इस वर्ड्स के साथ मैं हैप्पी सेफ मदरहुड डे बोल के आपको अगली बार जब तक मिलती हूँ तब तक के लिए बाय।